नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। तो बात करेंगे 6,800 सीट को लेकर के, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ काउंसलिंग का ये लिस्ट है। अभी जो लीगल टीम की ओर से जानकारी दी जा रही है कि कितनी विसंगति हुई है नहीं हुई है, अभी भी कोर्ट में तय होना शेष है। तुक्केबाजी से दूर रहें, निश्चित रहें, कोई भी बाहर नहीं होगा, जिसके कई ठोस साक्ष्य भी हैं। ये लीगल टीम की ओर से कहा जा रहा है। जैसा कि जो अफवाह उड़ाया जा रहा है कि अब 69,000 के में से बाहर होंगे या 6800 की लिस्ट में से बाहर होंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी पूरा पक्ष नहीं सुना गया है। जैसा कि बोर्ड और विभाग की ओर से स्पष्ट किया जा रहा है कि 2 फरवरी को होने वाली सुनवाई के लिए हम पूरे साक्ष्य के साथ कोर्ट को और जज साहब को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। याचिका करने वाली टीम की ओर से कहा गया है कि 69,000 भर्ती में अपोजिट पार्टी मतलब सरकार ने हलफनामा देकर कोर्ट में अपना सबमिशन या पक्ष रखा है। 69,000 पदों पर एक विज्ञापन निकला असिस्टेंट टीचर के लिए, अब कोई पद नहीं बचा है। इस कारण 69,000 पदों पर कोई अतिरिक्त भर्ती नहीं की जा सकती। ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत जो नियुक्तियां शेष रह गया था उसको बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन प्रताप सिंह बघेल सर ने पिछली दिसंबर यानी जनवरी माह की सुनवाई में 6800 पदों को ना तो 69,000 का पार्ट बताया और ना ही 68,500 का। चूंकि उपरोक्त कथन में इन्होंने ही शपथ पत्र देकर स्वीकार कर चुके हैं कि पद अलग से दिया जा रहा है, तो याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि जब विसंगति से युक्त पद दिए जा रहे हैं तो उस पर लूकस या ग्राउंड हमारा भी बनता है, क्योंकि हमारा पिटीशन में 4 ओबीसी तथा एक जनरल कैंडिडेट है, जिनको नियम के तहत उन 6800 पदों पर विज्ञापन जारी करके हम सभी पिटीशन को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा याचिकाकर्ता के वकील ने जज साहब से कहा है। जिस पर जज अगली सुनवाई में अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू करने के साथ कुछ दिशा निर्देश पारित कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर तो 6800 आरक्षित वर्ग की लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका का 27 जनवरी 2022 का आदेश अभी तक नहीं आया है। आदेश आने के बाद सरकार पेपर में नोटिस गजट करेगी। गजट कब करेगी? लगता है 2 फरवरी की डेट भी आगे बढ़ेगी। ये है केस स्टेटस, जो रिट है यहाँ पे। फर्स्ट जो है हेयरिंग यहाँ पे 25 जनवरी, फिर 18 फरवरी 2022 जो डेट फिक्स किया गया है। और यहाँ पे बेंच टाइप सिंगल बेंच है अभी, और डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, स्टेट उत्तर प्रदेश। ये केस स्टेटस है। दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दिया गया है, CNR नंबर। बात करें आज के न्यूज अपडेट की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण मिलेगा, लेकिन पूरी वर्ग के लिए नहीं। प्रमोशन में आरक्षण संभव पर शर्तों के साथ, ये अदालत ने कहा है। 6 साल से अटका है प्रमोशन में कोर्ट का मामला। 50% आरक्षण का सीमा 2006 से है लागू। और चीन 13,000 उपग्रह छोड़ेगा, जासूसी का खतरा बढ़ा। नौकरी का झांसा देकर के 42 लाख रुपए ठगे। पेपर लीक कांड में 2 डॉक्टरों को भी नोटिस जारी किया गया। प्रियंका गांधी ने कहा रोजगार देना सरकार का कर्तव्य है। और 6 घंटे में पहुंची 3 अभ्यर्थी। रेलवे बोर्ड RRB के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने युवा पंचायत का ऐलान किया, तो प्रयाग रेलवे स्टेशन पर हजारों छात्रों की भीड़ जमा हो गई थी। बढ़ते बवाल पर RRB और रेलवे अफसर शुक्रवार को शिकायत को सुनने फीडबैक लेने के लिए कोरल क्लब में कैंप लगाया। परीक्षा में गड़बड़ी कहाँ है, विरोधाभास क्यों है, इसकी जानकारी देने के लिए सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक महज 3 अभ्यर्थी कैंप पहुंचे। 20 अफसरों और कर्मचारियों की टीम 5 कंप्यूटर दस्तावेज लेकर सुबह से शाम तक अभ्यर्थियों को निहारती रही, इंतजार करती रही। दोपहर करीब 12:42 बजे पहले अभ्यर्थी जगतपुर के रहने वाले योगेश यादव ने कदम रखा। RRB अधिकारी सुनील गुप्ता ने उन्हें शिकायत दर्ज करने के तरीके बताए, प्रार्थना पत्र लिखवाया, कंप्यूटर पर फाइलिंग फिट कर उन्हें भरोसा दिलाया कि आपकी आपत्ति को हाई लेवल कमेटी के संज्ञान में लाया जाएगा। तब तक कैंप में पहुंचे पहले अभ्यर्थी ने सामने बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराई। तब तक RRB प्रयागराज की वेबसाइट पर सक्रिय गूगल लिंक के जरिए सुबह 10:52 बजे तक 864 अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायतें दर्ज करा दी थी। वहीं प्रयागराज में छात्रा की हत्या की जो जांच है उसमें प्रमुख सुराग क्या मिला है? आज के न्यूज के अनुसार 3 दिन पहले जंगल में उठा ले गए थे युवक, कुएं में मिली थी लाश, साथ कॉलेज में पढ़ती थी। आजमगढ़ निवासी प्रेमी सहित कई हिरासत में हैं, तो उसके न्यूज के अनुसार प्रेमी ने ही छात्रा की हत्या किया था। छात्रा के प्रेमी समेत 3 बंदी घटना अंजाम देने के बाद हत्या को आत्महत्या में बदलने का तरीका यूट्यूब पर देखा था। 10 महीने की प्रेम कहानी पर कुछ समय से था शक, कॉल आने पर दोनों ने बंद कर दिया था मोबाइल। तो यहाँ पे कुएं में छात्रे का शव किसने फेंका? मोबाइल की तलाश के लिए NDRF की भी मांग की जा रही है। कैंडल मार्च निकालकर छात्रा को श्रद्धांजलि दिया गया था। बता दें काफ़ी विवाद था प्रयागराज में कि पढ़ने वाली छात्रा की हत्या के बाद छात्रों में काफ़ी रोष था।
कैंडल मार्च निकाला गया। हालांकि प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार ने जांच करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि छात्रा के ऊपर उसके साथ पढ़ने वाली सहेली ने ही रिपोर्ट दर्ज कराया था कि कॉपी का किताब खरीदने गई थी, इसके बाद नहीं लौटी थी। इसमें बात था कि अमन को सकता छात्रा किसी दूसरे से बात करती है, इस पर उसके बीच विवाद हो गया। छात्रा चिल्लाई तो उसने मुंह पर घूसा मार दिया, मुंह और नाक दबाए रखा। 3 से 4 मिनट में छात्रा अचेत होकर गिर गई। तो यहाँ पे मुख्य जो पॉइंट है, घटनास्थल पर छात्रा और अमन के बीच मोबाइल का लोकेशन मिला, दोनों को एक ही समय पर मोबाइल बंद हो जाना। छात्रा के रूम पार्टनर का बयान है छात्र अमन के साथ थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी की रैली को संबोधित किया। परेड में पगड़ी पहनकर पहुंचे। राष्ट्र प्रथम की सोच वाले देश में देश के युवा आगे जरूर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। 28 जनवरी को एनसीसी की तरफ से हर साल आयोजित होती है रैली। वोकल फॉर लोकल में भूमिका निभाए युवा, भारतीय संगीत को दुनिया भर में फैलाएं। सर्वश्रेष्ठ कैडेट को जो मेडल दिया गया है, माइक्रोलाइट, विमान में उड़ान आदि के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करने वाली को। न्यायालय ने कहा विधानसभा असंशील स्थान बनते जा रहे हैं। संसद और विधानसभा और छावनी बना प्रयाग समेत सभी स्टेशन। छात्रों के आंदोलन को लेकर सतर्क रही पुलिस। स्टेशन हॉस्टल के आसपास पैदल घूमे अफसर। तो छात्रों के आंदोलन को देखते हुए शुक्रवार को प्रयाग स्टेशन पर तैनात रही पुलिस। एडीजी बोले छात्रों का कराएं सत्यापन। तो लाठीचार्ज के विरोध में एसएससी को सौंपा ज्ञापन। युवा मंच ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। रेलवे की भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी परीक्षा धांधली के आरोप में छिड़े छात्रों के आंदोलन का असर शुक्रवार को भी रहा। आपको बता दें, इससे पहले उस छात्रा की हत्या के कारण भी काफ़ी जगह विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन वो क्लियर हो चुका। और एनटीपीसी की भारी मात्रा में विरोध के बाद से पुलिस लगातार गश्त करती रही। बिहार बंद, डाक बंगला पर 4 घंटे तक प्रदर्शन। बाढ़ में 5 घंटे ट्रेन रोकी गई। आधे से अधिक ने छोड़ी सीजीएल 2020 टीयर 2 की परीक्षा। और तदर्थ चयनित 18 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट द्वारा अभिलेख सत्यापित मानकर चयनित कराए गए 18 तदर्थ शिक्षक को विद्यालय आवंटित किया। यह अभ्यर्थी वर्ष 2021 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, लेकिन तदर्थ शिक्षक का अधिभार अंक नहीं दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड से पूछा कि अगर अभिलेख सत्यापित होता तो कितने तदर्थ शिक्षक चयनित हो जाते हैं। चयन बोर्ड की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने 18 तदर्थ शिक्षक को चयनित मानकर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के मुताबिक इन 18 शिक्षकों में से 15 टीजीटी और 3 प्रवक्ता संवर्ग के तदर्थ शिक्षक थे जो चयनित हुए थे। इनकी चयन सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 17 दिसंबर को अपलोड कर दी गई। नई पेंशन लाभकारी है। मुख्य सचिव ने पुरानी व नई पेंशन लाभों को तुलनात्मक चार्ट के साथ किया जारी। मुख्य सचिव ने बताया कि एनपीएस के अंतर्गत ग्रेच्युटी, अवकाश, नकदीकरण, सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति अनुमान्य है। एनपीएस के दायरे वाले किसी भी कर्मी की मृत्यु सेवा काल में होने पर मृतक के आश्रित को 2 विकल्प उपलब्ध है। चाहे तो पुरानी पेंशन योजना में अनुमान्य पारिवारिक पेंशन चुने या एनपीएस में किसी को चुनाव करे। एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के मृतक आश्रित का संयोजन भी संगत नियम का अधीन अनुमान है। एनपीएस के अंतर्गत पेंशन खाते के अतिरिक्त जीपीएफ की तरह खाता खोलने का भी प्रावधान है। एनपीएस में कर्मचारियों को वेतन का 10% अंशदान होता है, जबकि राज्य का 14% अंशदान देती है। कर्मचारी चाहे तो अपना अंशदान बढ़ा सकता है। एनपीएस में रिस्क को न्यूनतम स्तर किया गया है। जमा धनराशि का 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। बाकी 15% प्रोफेशनल फंड मैनेजर के माध्यम से निवेश किया जाता है। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत जमा धनराशि का ग्रोथ करीब 9.5% है, जबकि जीपीएफ में मात्र 7.1% है। एनपीएस में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। तो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पुरानी पेंशन की अपेक्षा नई पेंशन को अधिक लाभकारी बताया। और एक दिन का विधायक भी बने तो 84,240 रुपये पेंशन पक्की हो जाएगी। यदि कोई एक दिन के लिए भी विधायक रहता है तो आज की तारीख में 84,240 रुपये मासिक पेंशन का हकदार बनेगा। हालांकि प्रदेश विधानसभा में ऐसा कोई विधायक नहीं है जो केवल एक दिन के लिए ही विधायक रहा हो, इसलिए राजनीति को सेवा का माध्यम मानने वाले नेताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी सुरक्षित भविष्य का पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसे विधायक की संख्या बहुत है जो 5 साल का एक टर्म जीत कर आए थे।
तो देश के संसदीय प्रणाली में एक बात की व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि विधायक रहने वाले व्यक्ति को जीवन यापन के लिए अच्छी खासी पेंशन मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में पूर्व विधायक के लिए बेसिक पेंशन 36,000 रुपये तय हैं। और न्यू संशोधित पेंशन दरों की जो मई 2016 में प्रावधान किया गया, पूर्व विधायक के निधन के तुरंत बाद पेंशन उनकी धर्मपत्नी के नाम से भुगतान होता है। यदि पूर्व विधायक की उनकी पत्नी दोनों का निधन होता है तो उनकी स्थिति में नाबालिग बच्चों के लिए भी पेंशन की सुविधा है। लड़की का विवाह होने तक उसे आधी पेंशन मिलेगी, लेकिन पुत्र को पेंशन बालिग होने तक ही प्राप्त होगा। 146 पूर्व विधायक। इस समय प्रदेश में कुल 146 पूर्व विधायक हैं। यदि उम्र के हिसाब से देखा जाए तो पंडित सुखराम सबसे बुजुर्ग हैं, जो कि पहली बार विधानसभा में वर्ष 1962 में चुन के आए। ये विधानसभा सदस्य रहने के अलावा केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उसके साथ साथ ईश्वर दास ने भी विधानसभा में लंबी पारी खेली। विधानसभा सचिवालय पूर्व विधायक के सेवाकाल की गणना पहली बार जीतकर आने की अवधि 5 साल को एक टर्म गिनते हैं। इसके अलावा जितने वर्ष विधानसभा सदस्य थे उसे वर्ष के तौर पर गणना करते हैं। परिवार को आधी पेंशन, विधायक के पूर्व विधायक 140, पारिवारिक पेंशन लेने वाले 89।